द फर्स्ट थिंग, इफ़ यू रिकॉल, हमने कल के क्लास में कास्ट के टॉपिक के साथ ख़त्म किया था. इनफैक्ट हमने जजमानी सिस्टम देखा था, कास्ट देखा था, कास्ट से रिलेटेड काफ़ी सारे हमने डेटा भी पढ़ी थी. सो विद दैट, कीपिंग दैट इन माइंड, आई वांट टू फोकस ऑन दिस आइडिया कि जीएस घोड़े का जो फीचर्स है कास्ट सिस्टम पे, वो बहुत ही रिपीटेडली आस्क्ड एग्ज़ाम क्वेश्चन है बहुत सारे एग्ज़ाम्स में. यूजीसी नेट में भी अलग अलग तरीके से आ चुका है, बहुत सारे दूसरे रिलेटेड एग्जाम्स में भी अलग तरीके से आ चुका है. सो व्हाट यू पीपल हैव टू डू इज़ टू बाय हार्ट दीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कास्ट सिस्टम बाय जीएस घोड़े. देयर इज़ नो अदर वे. और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि उनके फीचर्स में से कैसे अलग तरीके से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1, द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कास्ट सिस्टम बाय जीएस घोड़े, सेगमेंटल डिविजन ऑफ सोसाइटी, यानी कि जहाँ पे हम सोसाइटी में अलग अलग सेगमेंट्स में लोगों को बांट देते हैं. बट अगर आपको याद है, हमने सोशल स्ट्रैटिफिकेशन वाले मैराथन क्लास में ये भी देखा था दैट इट्स नॉट जस्ट अनफ टू क्रिएट सेगमेंट्स, बट इन्हीं सेगमेंट्स को आपको हायरार्की में भी डालना पड़ेगा. वेयर सम पीपल आर मोर पावरफुल, दे हैव मोर एक्सेस टू रिसोर्सेज, वेदर सम पीपल हैव लेसर एक्सेस टू रिसोर्सेज. Yes, I hope this much is clear, all of you. Now this is where students make mistake. देखो, यहाँ पे उन्होंने कहा है restriction on feeding and social sphere, यानी कि आप खाना शेयर नहीं कर सकते, आप सोशल स्फीयर में एक साथ इंटरमिक्स होके इंटरमिंगल नहीं हो सकते. सो यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन वर्ड दिया है. दे आर नॉट गिविंग यू फ्रीडम एज पर दी ओल्ड कास्ट रूल्स, यू आर रेस्ट्रिक्टेड टू डू सो. सो काफ़ी बार एग्जाम में रेस्ट्रिक्शन वर्ड को हटा देते हैं, फिर भी स्टूडेंट्स ये देखते नहीं है कि यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन को हटा दिया गया है. दे गो ऑन टिक दैट ऑप्शन, जबकि उसका मीनिंग बिल्कुल बदल जाएगा, उसका मीनिंग बिल्कुल उल्टा हो जाएगा. सिविल एंड रिलीजियस डिसेबिलिटीज़, यहाँ पे भी बहुत बार क्वेश्चन में डिसेबिलिटीज़ को हटा के एबिलिटीज़ कर देते हैं. यू हैव टू अंडरस्टैंड, सिविल एंड रिलीजियस डिसेबिलिटीज़ का मतलब है जो सारे कास्ट ग्रुप्स हैं उनको जो सिविल राइट्स मिलती है कि एक्सेस टू पब्लिक वेल या कोई टेम्पल या फिर रिलीजियस एक्टिविटीज़, वो सबके लिए सेम नहीं होता है. कुछ कास्ट के लिए वो बहुत कम था. मैनी पीपल फ्रॉम मैनी कास्ट्स वर नॉट इवन अलाउड इन अ लॉट ऑफ प्लेसेस. तो इसे हम लोग डिसेबिलिटीज़ बोलेंगे, नॉट एबिलिटीज़. Okay, so please keep that in mind. Restrictions on the choice of occupation. We all know that as per the caste system, you have no choice to select the occupation that you like. जो भी caste system के हिसाब से आपका occupation दिया गया है, वही आपको करना पड़ेगा. Also, restrictions on marriage. Yesterday's class only we had looked at the idea of caste endogamy, कि caste के अंदर ही आपको शादी करना पड़ेगा. You are not allowed to marry anybody from people outside the caste. Yes, is this clear? So these features by G.S. Ghurye are very very important. Now the reason I had given you the homework of Andre Bete and Louis Dumont is because मैंने, if you remember, कल के क्लास में मैंने आप लोगों को लुई दुमो के बारे में एक चीज़ कहा था. If you remember, we discussed that Louis Dumont belongs to the cultural school of caste. हमने दो स्कूल डिस्कस की थी, स्ट्रक्चरल and cultural. So Louis Dumont is somebody who belongs to the cultural school of caste, where he says कि वेस्टर्न दुनिया में जिस तरीके से आपको स्ट्रैटिफिकेशन दिखेगा और मान लो इंडिया जैसे देश में जैसे कास्ट सिस्टम दिखेगा, दे आर वेरी वेरी डिफरेंट. स्पेशली इन टर्म्स ऑफ कास्ट, लुई दुमो ने ये कहा कि कास्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट डिफाइनिंग फीचर विच मेक्स इट यूनिक and very different from the types of stratification that you will find in the Western societies is the idea of purity and pollution. The idea of purity and pollution tells us that caste, I hope all of you know what is purity and pollution, right? कि जैसे हम लोग कुछ कास्ट ग्रुप्स को ज़्यादा प्योर मानते थे, आप कुछ कास्ट ग्रुप्स को लोग पोल्यूटेड मानते थे, इसलिए अनटचेबिलिटी का प्रैक्टिस होता था कि आप उन्हें छू नहीं सकते, अगर आप छू लेंगे तो फिर इम्प्योर हो जाएंगे, एट्सेट्रा. यस, सो आई होप यू पीपल आर फॉलोइंग व्हाट आई एम सेइंग. सो लुई दुमो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज उन्होंने अपनी किताब होमो हायरार्किकस, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक that he writes on caste, tells us exactly this कि हमारे कंट्री में जो कास्ट सिस्टम बेस्ड हायरार्की है वो प्योरिटी और पोल्यूशन के बेसिस पे है, जो आपको वेस्टर्न सोसाइटीज़ में नहीं मिलेगा. उन्होंने वेस्टर्न सोसाइटीज़ के लिए भी एक किताब लिखा था, जैसे होमो एक्विलिस. ओके, सो यू कैन रिमेंबर दिस. नाउ
इसके अलावा वी ऑल हैव टू रिमेंबर अनदर वेरी स्मॉल फ्रेज, ये एक बहुत अनकॉमन फ्रेज है लुई दुमो रिलेटेड, जो बहुत सालों तक आई हैव सीन कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं मैक्स वेबर के साथ. सो लेट अस सी व्हाट आर दीज. यस, नाउ देयर इज़ अ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट और अ फ्रेज, जैसे मैंने कहा डुमो रिलेटेड. सो मैं जब भी अभी जो भी बता रही हूँ इज डुमो रिलेटेड. ओके, स्टेटस encompasses power. ओके, ये लाइन उन्होंने दिया था कास्ट को डिस्कस करते टाइम. नाउ जनरली स्टूडेंट्स क्या मुश्किल करते हैं whenever they see the word status and power, because हमें पता है कि मैक्स वेबर ने स्टेटस, पावर, क्लास इन सब पे काम किया है. स्टूडेंट्स को जब भी ये क्वेश्चन दिखता है कि कास्ट को किसने कहा था स्टेटस encompasses पावर, स्टूडेंट्स मोस्टली मेक द मिस्टेक ऑफ telling Max Weber. So let us understand क्या है. Okay, you have to be very very clear with this. Yes, but I really don't want students, please don't disturb. If you have any query regarding the class, please ask, because I get disturbed if you write things which is not related to the class. Okay, so please do not deviate. Okay, in teaching classes I know कि मैं नहीं देख सकती इतने सारे comments बार बार. So please stick to the class. So लुई दुमो ने कहा था कि in caste system status encompasses power. इसका मतलब क्या है? Now we know कि हमारा जो hierarchy है caste system का, उसमें सबसे ऊपर आते हैं ब्राह्मण्स, right? उसके बाद आते हैं क्षत्रियस. Now tell me something, पुराने ज़माने में ब्राह्मण्स और क्षत्रियस में से कौन से ज़्यादा पावरफुल वाले कास्ट थे? वी नो कि क्षत्रियस किंग्स हुआ करते थे, तो ऑब्वियसली ये ऑब्वियस ही बात है कि ये ज़्यादा पावरफुल हैं. यस, हाउएवर फिर भी हम लोग हायरार्की में ब्राह्मण को क्षत्रिय या फिर राजाओं से भी ऊपर रख रहे हैं. सो दिस इज़ वेयर ही मीन्स बाय सेइंग कि ब्राह्मण्स का जो स्टेटस है कास्ट सिस्टम के मामले में, ब्राह्मण्स का स्टेटस क्षत्रियस के पावर से भी ज़्यादा मैटर करता है. देयरफॉर इट एनकम्पासेस पावर, यानी कि स्टेटस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पावर से व्हेन इट कम्स टू कास्ट सिस्टम. एंड दिस इज़ द रीज़न हम लोग ब्राह्मण्स को एकदम नंबर 1 हायरार्की में रखते हैं, उसके बाद बाकी. यस, इज़ दैट क्लियर गाइज? ओके, आई होप इट इज़ क्लियर. सो अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पूछा जाए, प्लीज़ डू नॉट गो विथ मैक्स वेबर. हाँ, मैक्स वेबर ने भी काफ़ी सारी चीज़ें बोली है कास्ट पे, बट दुमो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस परस्पेक्टिव. नाउ एक चीज़ आप लोगों को अगर आपने वो वीडियो देखा होगा दुमो पे, मैं आप लोगों को क्लैरिफाई कर दूं कि लुई दुमो जो थे, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स फिर से कंफ्यूज करते हैं, लुई दुमो का जो ओवरऑल पर्सपेक्टिव था वो था स्ट्रक्चरलिस्ट, क्योंकि ही इज़ अ फॉलोअर ऑफ लेवी स्ट्रॉस. तो हम लोग अगर सोशियोलॉजी के पर्सपेक्टिव्स में लुई दुमो को डालेंगे, ही इज़ अ स्ट्रक्चरलिस्ट. लेकिन कास्ट को स्टडी करने के लिए, अगर कास्ट के टॉपिक में हमें लुई दुमो को डालना है, देन वी पुट हिम अंडर कल्चरल स्कूल, द कल्चरल स्कूल ऑफ कास्ट सिस्टम. सो डू नॉट कन्फ्यूज, उस पॉइंट पे आप लुई दुमो को स्ट्रक्चरलिज्म में मत डाल दीजिएगा. ओके, इट्स वेरी डिफरेंट. कास्ट को पढ़ने के लिए, जैसे हमने देखा कल के क्लास में, कल्चरल और स्ट्रक्चरल 2 स्कूल्स आते हैं. इनमें से हम लोग लुई दुमो को कल्चरल वाले स्कूल में डालते हैं. Yes? Okay, very good. Now, I want you to look at some of the concepts by Andre Bethe. इसलिए मैंने कहा था कि वो वीडियो अगर आप लोग देख के आएंगे तो ये आपके लिए आसान होगा. आंद्रे बेते को भी कास्ट में हम लोगों ने कल्चरल वाले स्कूल में डाला था. Yes? एंड आंद्रे बेते एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है हमारे लिए, जिनका फील्ड वर्क था तंजौर, तमिलनाडु में. बहुत बार क्वेश्चन भी आता है. नाउ आंद्रे बेते रिलेटेड हम लोग 2 चीज़ें यहाँ पे देखने वाले हैं. एक, उन्होंने कास्ट और क्लास को क्या बुलाया है. He calls caste relations as antagonistic and caste relations as complementary. Now इस चीज़ का मीनिंग आप लोग समझो, ठीक है. अगर आपको याद है, हमने कल के क्लास में जजमानी सिस्टम को काफ़ी डिटेल में स्टडी किया था, राइट. इनफैक्ट काफ़ी सारे लोगों ने ये भी तो कहा था कि जजमानी सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज चारों कास्ट आपस में दे आर इंटरेक्टिंग विथ ईच अदर, सब लोग एक दूसरे का हेल्प कर रहे हैं. सो किसी भी चीज़ का कॉम्प्लीमेंट्री होने का मतलब है कि हर चीज़ एक दूसरे पे डिपेंडेंट है और सब लोग कहीं ना कहीं इस इंटरडिपेंडेंस में खुश हैं.
okay, their interests are not in conflict with each other. Whereas in case of class, जो दो मेजर क्लास हम देखते हैं, एक अपर क्लास एक लोअर क्लास, आपस में उनके इंटरेस्ट्स बिल्कुल ऑपोजिट है, दे आर इन कॉन्फ्लिक्ट विथ ईच अदर. दैट्स द रीज़न हम लोग कार्ल मार्क्स में भी क्लास कॉन्फ्लिक्ट का मीनिंग पढ़ते हैं या फिर क्लास एंटागोनिज्म का मीनिंग पढ़ते हैं. एंटागोनिस्टिक का मतलब होता है जहाँ पे लोगों के इंटरेस्ट्स एकदम ऑपोजिट हो, जैसे दुश्मनी की तरह हम लोग बोल सकते हैं. सो अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट कैन never be the same. Yes, very good, you people have given the right thing. आंध्र बेदी की फेमस किताब भी है, कास्ट क्लास एंड पावर. आई होप आप लोगों को पता भी है कि उन्होंने वेबेरियन पर्सपेक्टिव को अप्लाई करते हुए इंडिया में इन तीनों चीज़ों पे स्टडी किया है. सो काफ़ी बार एग्जाम में आता है हु हैज़ अडॉप्टेड द वेबेरियन पर्सपेक्टिव, इट इज़ आंध्र बेदी. सो आई होप दिस कास्ट और क्लास का वो एंटागोनिस्टिक और कॉम्प्लीमेंट्री वाली बात क्लियर है. नाउ लेट अस लुक एट वन मोर कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू आंध्र बेदी, वेयर ही सेज कि इंडिया में कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज़ हम लोग दो टाइप्स में देख सकते हैं. ही सेज पहले यानी कि पुराने ज़माने में इट यूज्ड टू बी क्यूमुलेटिव इनइक्वालिटी. क्यूमुलेटिव इनइक्वालिटी का मतलब हो गया कि जो लोग ज़्यादातर लोअर कास्ट के होते थे वो लोअर क्लास के भी होते हुए दिखाई देते थे, या फिर वाइसी वर्सा, जो लोग हायर कास्ट के होते हैं वो हायर क्लास के भी होते थे. बट ही सेज आफ्टरवर्ड्स, अभी जैसे इंडिया में अगर हम लोग देखें, उन्होंने ये वर्ड यूज़ किया है डिस्पर्स्ड इनइक्वालिटी. डिस्पर्स्ड इनइक्वालिटी में उन्होंने कहा कि अभी ये वाला जो मैचिंग पहले हुआ करता था, नॉट नेसेसरी दैट दिस विल बी द सेम एज ऑफ नाउ. A lot of people who might be of higher caste might not be also belonging from the higher class and vice versa. तो लोगों का कास्ट और क्लास मैच होगा ये आज के ज़माने में पाना is not compulsory. Okay? Is this clear, guys? सो प्लीज़ रिमेंबर दीज टर्म्स रिलेटेड टू आंध्र बेदी एंड लुइदुमो. ओके, हम लोग और भी जब फ्यूचर क्लासेस में देखेंगे, एक छोटा पोर्शन में और लूँगी जहाँ पे आंध्र बेदी रिलेटेड कुछ पॉलिटिक्स पे उन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स के कास्ट के बारे में क्या कहा है, वो सब चीज़ें भी हम लोग डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास ऑफ इंडियन सोसाइटी मैराथन. येस, आई होप इट इज़ क्लियर, गाइज. नाउ I'm going to start with a very interesting topic here, which is called class structure in agrarian society. Now इसको पढ़ने के लिए पहले तो दो तीन चीज़ें आप लोगों को समझना है कि जब मैं यहाँ पे agrarian word यूज़ कर रही हूँ, we are mostly looking at the agrarian scenario now. आजकल के ज़माने में एग्रेरियन सिनेरियो क्या है वो चीज़ हम लोग देख रहे हैं. और यहाँ पे हम लोग बहुत सारे अलग अलग क्लास स्ट्रक्चर, जैसे कि एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़ में भी नॉट नेसेसरी कि बस कुछ फार्मर्स होंगे और कुछ लैंडलॉर्ड्स होंगे, वो दिन पुराने दिन थे. अभी बहुत सारे ऐसे क्लासिफिकेशंस आपको मिलेंगे जो अलग अलग थिंकर्स ने हमें दी है. तो ये वाला पोर्शन काफ़ी टेक्निकल आपको लग सकता है, जैसे मैंने क्लास के बिगिनिंग में कहा था, बट दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, बहुत सारी चीज़ें अगर आपको इंपॉर्टेंट लगे आप लोग उन स्लाइड्स का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बिकॉज ये पीडीएफ सिर्फ और सिर्फ अनअकैडमी प्लस स्टूडेंट्स को ही मिलेगी. तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, अगर आप फ्री में लर्न कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लेना. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ हु आर दीज पीपल जिन्होंने एग्रेरियन क्लासिफिकेशन हमें दी है, उनका क्या है मीनिंग एट्सेट्रा. ओके, नाउ कहीं पे भी इफ़ यू पीपल स्टक, इफ़ यू पीपल थिंक यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, प्लीज़ डू आस्क. नाउ क्लास स्ट्रक्चर इन इंडियन सोसाइटी एग्रेरियन, इसको समझने से पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें क्लियर आउट कर लेते हैं कि इंडिया में पुराने ज़माने में एग्रेरियन सिचुएशन था क्या. ना हमें पता है कि इंडिया में एक बहुत इम्पॉर्टेंट ब्रेक पॉइंट आता है 1950s में, जिसे हम कहते हैं लैंड रिफॉर्म्स. इंडिया में बहुत सारे स्टेट में लैंड रिफॉर्म्स लाना पड़ा, लेकिन लैंड रिफॉर्म से पहले इंडिया में ज़्यादातर किस तरीके की चीज़ें हमें देखने को मिलती थी. जैसे एक बहुत फेमस है ज़मींदारी सिस्टम, 1793 में शुरू होने वाला ज़मींदारी सिस्टम, उसके बाद रैयतवारी सिस्टम, देन यू हैव महलवारी सिस्टम. ओके,
दीज वर डिफरेंट लैंड टेन्योर सिस्टम्स कि कैसे आप ब्रिटिश को टैक्स पे करोगे क्या नहीं। ज़मींदारी सिस्टम में एक फार्मर पहले ज़मींदार को टैक्स पे करता था, उसके बाद ज़मींदार ब्रिटिश को पे करता था, तो ये ज़मींदार वाला क्लास बहुत एक्सप्लॉयटेटिव हुआ करता था। रैयतवारी सिस्टम में रैयत यानी कि पेजेंट डायरेक्टली ही ब्रिटिश को पे किया करते थे। महलवारी सिस्टम में महल यानी कि विलेज कम्युनिटी, तो यहाँ पे विलेज कम्युनिटी जो विलेज हेडमैन है वो मेक श्योर करता था कि पूरा विलेज कम्युनिटी का जो टैक्स है वो खुद कलेक्ट करके फिर ब्रिटिश को दे। सो दीज वर सम वेरी इंपॉर्टेंट लैंड टेन्योर सिस्टम्स। पर देखा गया कि इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे थे, जिसकी वजह से 1950s में हम लोग इंडिया में लैंड रिफॉर्म्स लाते हैं। जो पहला स्टेट है जिसमें लैंड रिफॉर्म्स आया इज़ बंगाल। ओके, सो प्लीज़ डू नॉट कन्फ्यूज़। लेकिन अगर ये क्वेश्चन में पूछा गया कि पहला स्टेट जहाँ पे ज़मींदारी सिस्टम को हटाया गया, ज़मींदारी सिस्टम को एबॉलिश किया गया, दैट विल बी यूपी। ओके, so do not confuse between Bengal and UP. In Bengal we see the first effects of land reforms, whereas in UP we see कि ज़मींदारी सिस्टम को सबसे पहले exploit या फिर what is it called abolish किया जाता है। ओके, now साथ ही साथ ये छोटा होमवर्क है, ये आप लोग खुद भी कर सकते हो। आप लोग ये ढूंढना कि ज़मींदारी सिस्टम किसने शुरू किया था, रैयतवारी सिस्टम को किसने शुरू किया था, महलवारी सिस्टम को किसने शुरू किया था। इन तीनों के साथ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स जुड़े हुए हैं, कहाँ शुरू हुआ था, कौन से साल में। सो यू कैन हैव अ लुक एट दोज थिंग्स योरसेल्व्स, दीज आर वेरी इजीली अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। बट व्हाट आई विल फोकस ऑन इज ऑन द थियोरेटिकल पोर्शन, जो मैंने पहले कहीं पे भी नहीं पढ़ाया। सो लेट अस गो बैक टू दिस। सो आई होप इतना आप लोगों को क्लियर है कि बहुत सारे लोगों को राइट्स मिले लैंड रिफॉर्म्स के बाद, बहुत सारे छोटे मोटे फार्मर्स को लैंड्स मिले, लेकिन बहुत सारे लोगों को मिला नहीं, बहुत सारे लोगों ने उस लैंड रिफॉर्म्स को फॉलो नहीं किया। सो देयरफॉर हम कहते हैं कि इंडिया में लैंड रिफॉर्म्स वेर सक्सेसफुल पार्शियली, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें काम नहीं हुआ, लेकिन कुछ कुछ लोगों को थोड़े बहुत राइट्स मिले भी। यस, नाउ हियर यू विल हैव टू लुक एट कि इंडिया में जनरली हम इसे मोड ऑफ प्रोडक्शन डिबेट भी कहते हैं। याद है आप लोगों को मैंने मार्क्स पढ़ाते टाइम मोड ऑफ प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। व्हाट इज मोड ऑफ प्रोडक्शन? हाउ डू यू प्रोड्यूस एनीथिंग इन योर सोसाइटी? अगर हम लोग फूड की बात लेंगे तो हाउ डू यू प्रोड्यूस फूड इन योर सोसाइटी? व्हाट इज़ द मोड ऑफ प्रोडक्शन? कौन प्रोड्यूस कर रहा है, कितने क्लासेस में बटे हुए हैं, एट्सेट्रा, तो उसे हम लोग मोड ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। बट मार्क्स टॉक्स अबाउट दीज फ्रॉम द वेस्टर्न सोसाइटीज़ परस्पेक्टिव। इंडिया में क्या है मोड ऑफ प्रोडक्शन, इसको लेके काफ़ी लंबा एक डिबेट चला था बिटवीन डिफरेंट इंडियन इकोनॉमिस्ट्स। सो उसी के बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, बिकॉज उसी से हमें इंडिया का क्लास स्ट्रक्चर भी पता चलेगा जो कि अग्रेरियन सोसाइटीज़ में प्रेवलेंट थे। ओके, ना कुछ लोगों ने, यहाँ पे हम दो कैटेगरी के लोग प्राइमरी देख रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा कि इंडिया का जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है वो कंप्लीटली कैपिटलिस्टेड नेचर है। बाय नाउ मैंने आप लोगों को मार्क्स वाले क्लास में कैपिटलिज्म का लॉजिक भी पढ़ाया था, जो प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है। हर एक स्टेज में आपको प्रॉफिट ग्रो करना पड़ेगा, अगर आपकी प्रॉफिट नहीं ग्रो हुई तो फिर आपका कंपनी या फिर जो भी आप कर रहे हो वो लॉस में जाएगा। दूसरे वाले लोगों ने कहा कि नहीं, अभी भी हम लोग एक सेमी फ्यूडल स्टेज में हैं। सेमी फ्यूडल यानी कि फ्यूडलिज्म भी है, थोड़ा थोड़ा बहुत कैपिटलिज्म भी है। सो ऐसे अलग अलग डिबेट्स चल रही थी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। बट the two most important economists who really start this debate in India are Utsa Patnaik and Ashok Rudra. हम लोग generally Utsa Patnaik को रखते हैं as the beginner of the mode of production debate in India, but इन दोनों ने साथ में मिलके ये debate शुरू किया था। So हम लोग थोड़ा बहुत देख लेते हैं what these people talk about. Yes, it's a very very important part. I'm repeating, और ये चीज़ मैंने पहले नहीं पढ़ाया है, तो मैं चाहती हूँ आप सब लोग ध्यान दो। Okay? All right. अशोक रुद्रा स्टेट्स, ध्यान दो कि हम लोग फार्मर्स को मोस्टली 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं, ठीक है। स्मॉल, जो एकदम छोटे मोटे फार्मर्स हैं, मिडिल एंड बिग। ओके, और अगर हम क्लासेस की बात करें तो वो कहते हैं कि इंडिया में एग्रीकल्चर में हम 2 ही क्लास ढूंढ सकते हैं, एक तो बड़े लैंड ओनर्स, यस, एंड नंबर 2 जो एग्रीकल्चरल लेबरर्स होते हैं, जो उन ज़मीन में काम करते हैं, ठीक है। तो ये उनका 2 प्राइमरी क्लासेस हो गए। नाउ
ही सेज, अगर आप ध्यान दो, अगर आप अभी भी कंफ्यूज्ड हो कि कैपिटलिस्ट टाइम में कैसे प्रोड्यूस होता है, इसके कुछ फीचर्स यहाँ पे दिए गए हैं, यू कैन सी दैट लेटर, बिकॉज ये सब कुछ मैंने मार्क्स वाले क्लास में पढ़ाया था। जैसे कि इन कैपिटलिज्म सरप्लस की ज़रूरत होती है और ये सरप्लस आती है ह्यूमन लेबर से, ह्यूमन लेबर को कम पैसा दिया जाता है एंड दैट इज़ हाउ वी जनरेट सरप्लस। यस, उसी सरप्लस या प्रॉफिट को हम री इन्वेस्ट करते हैं हर एक स्टेज में और वही प्रॉफिट आगे जाके हमारा इन्वेस्टमेंट बनता है, एट्सेट्रा। सो दीज आई हैव टॉट यू पीपल इन द क्लास ऑन मार्क्स मैराथन एंड सो ऑन, सो आई होप यू पीपल हैव सीन इट। अगर नहीं देखा है लास्ट महीने के मैराथन क्लासेस में, फिर से वो प्लेलिस्ट्स भेज दूंगी मेरे टेलीग्राम ग्रुप में, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर देखिएगा। ओके, नाउ अशोक रुद्रा को और एक चीज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट लगा इज़ दैट कि जो प्रोडक्टिव कैपिटल है और री इन्वेस्टमेंट चल रहा था सरप्लस के थ्रू, ये सब चीज़ें इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा था। यू कैन क्लियरली सी कि ही वॉज इंस्पायर्ड बाय द मार्क्सिस्ट विजन ऑफ किस तरीके से कैपिटलिज्म में बार बार हम हर एक स्टेज में प्रॉफिट को यूटिलाइज करते हैं। येस, नाउ यू कैन गो थ्रू दीज योर सेल्फ, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बट इसके कुछ डिटेल्स जान लो। अशोक रुद्रा ने जो भी स्टडीज़ की थी वो उनके सर्वेज पे डिपेंडेंट थे, जो उन्होंने 261 फार्मर्स पे पंजाब में किया था 1968-69 में। ऑन दी अदर हैंड उत्साह पटनायक की जो फील्ड वर्क थी वो 1969 में 66 बिग फार्मर्स पे था, जो काफ़ी सारे स्टेट्स में थे, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, मैसूर, मद्रास एंड गुजरात। सो दे माइट इवन आस्क यू कि इनके फील्ड वर्क्स कहाँ पे थे, सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ तो उत्सव, हमारे अशोक रुद्रा ने ज़्यादा क्लासिफिकेशन हमें नहीं दिया, बिग एंड स्मॉल वी सॉ, लैंड ओनर्स एंड एग्रीकल्चरल लेबरर्स। अब उत्सव पटनायक हमें काफ़ी बड़ा सा एक क्लासिफिकेशन देते हैं जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजिंग भी लग सकता है। सबसे पहले तो उन्होंने दो बड़े पार्ट्स में बांटे, दैट इज़ कि कुछ एक्सप्लॉइटिंग क्लासेस होते हैं जो बाकियों पे शोषण करते हैं, यस, और कुछ एक्सप्लॉइटेड क्लासेस होते हैं जो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, ठीक है। अब इसमें भी उन्होंने काफ़ी सारे सब डिविजन्स किए हैं, जैसे कि एक हो गया लैंडलॉर्ड, जिनके पास ज़मीन है, वो ज़मीन के ओनर्स हैं, यस। उनमें से कुछ लोग कैपिटलिज्म वाला मेथड फॉलो कर रहे हैं और या फिर कुछ लोग फ्यूडल वाला मेथड, जहाँ पे कुछ लोग काम करेंगे, लेबरर्स को मैं पैसा दूंगी, प्रॉफिट हो ना हो इट्स नॉट रियली इम्पॉर्टेंट। इसके बाद ही सेज कि कुछ होते हैं रिच पेजेंट्स, जो फार्मर्स हैं, जो लोगों के ज़मीन पे काम करते हैं, उनमें से भी आपको रिच कैटेगरी मिल सकता है। जो यहाँ पे भी उन्होंने दो क्लासिफिकेशन दिया, कुछ जो बुर्जुआ वाले हैं, कुछ जो फ्यूडल वाले हैं। सो बेसिकली कैपिटलिज्म के बेसिस पे दो और डिवाइड किया। एक्सप्लॉइटेड क्लासेस में पहले तो उन्होंने कहा जो गरीब पेजेंट होता है, यस, उनमें से कुछ एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं जो दूसरों के लैंड में जाके काम करते हैं, और कुछ पेटी टेनेंट्स होते हैं। टेनेंट यानी कि जो भाड़े पे लेते हैं। मान लो मेरे पास कोई ज़मीन नहीं है तो मैंने दूसरे लैंड, इंसान का लैंड भाड़े पे लिया है और उस पे मैं काम करती हूँ, ओके। कुछ होते हैं फुल टाइम लेबरर, उनके पास कुछ नहीं है, वो बस दूसरों के लैंड में फुल टाइम लेबरर होते हैं, ओके। नाउ इनकी जो क्राइटेरिया थी ये क्लासेस डिवाइड करने की, वो दो थे। नंबर 1, पोजेशन ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, क्या आप ओन करते हैं ये सब, चाहे वो लैंड हो, जो भी चीज़ें ज़रूरत होती है प्रोडक्शन करने में, क्या आप ओन करते हैं इन्हें, डू दे बिलोंग टू यू। नंबर 2, लेबर को कितना एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। तो ये इनके लिए दो बहुत प्राइमरी क्राइटेरियाज थे टू डिवाइड द लार्जर एग्रेरियन क्लासेस इन इंडियन सोसाइटी, ओके। इज दिस क्लियर, आप लोगों को आया समझ में? लार्जली दो है, एक्सप्लॉइटिंग वाले और एक्सप्लॉइटेड वाले। उसमें भी उन्होंने दो कैटेगरीज में बांटे, एक जो कैपिटलिज्म को फॉलो कर रहे थे, एक जो कुछ अभी भी पुराने फ्यूडलिज्म को फॉलो कर रहे थे। बेस्ड ऑन दैट उन्होंने ये दो कैटेगरीज दिया था। बट अगर आप ये लॉजिक याद रखोगे, कुछ होते हैं कैपिटलिस्ट वाले, कुछ फ्यूडल, तो आपको याद रखना आसान हो जाएगा। यस, ओके, वेरी गुड। नाउ शी सेज कि ये तो चलो हो गया, उन्होंने ये क्लासिफिकेशन दिया, बट इसके अलावा भी उन्होंने कहा कि क्या है बेसिस, क्या आप लोगों को वेजेस देते हो, सैलरी देते हो, या फिर आप भाड़े पे आपने लैंड लिया है तो मुझे किसी को भाड़ा देना पड़ेगा। सो उस बेसिस पे भी एक्सप्लॉयटेशन को लोग समझ सकते हैं, ओके। सो दीज आर सर्टेन आइडियाज़। इसके बेसिस पे उन्होंने कहा कि कुछ लोग जो एकदम लैंडलॉर्ड्स होते हैं वो कुछ काम नहीं करते हैं फील्ड में, उनका बस यही है कि उन्होंने लैंड ओन कर रखी है, यस। रिच पेजेंट्स कौन से लोग होते हैं? जो पार्टिसिपेट करते हैं थोड़ा बहुत वर्क में, बट
दे आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन अदर्स। मान लो अगर मैं एक रिच पेजेंट हूँ तो मेरे अंडर भी बहुत सारे छोटे मोटे एग्रीकल्चरल लेबरर्स होंगे जो मेरे साथ काम करेंगे। पुअर पेजेंट वो हो गया जो दूसरे के लैंड पे काम करता है। सेकेंडली वो इतना गरीब है कि वो अपने फैमिली मेम्बर्स को ही यूटिलाइज करता है फील्ड में काम करने का, वो दूसरे लोगों को खरीदने की कैपेसिटी उसकी नहीं है। यस, फुल टाइम लेबरर एकदम से छोटे वाले लोग हैं जो सबसे, मतलब क्या बोलूँ मैं, देर ओनली, जैसे हम लोग मजदूर बोलते हैं, जैसे डैनियल थॉर्नर के क्लासिफिकेशन में आई विल टीच यू द कॉन्सेप्ट ऑफ मजदूर। यस, दे डू द मोस्ट menial jobs in the agrarian sector as well. So these were the basis of Utsa Patnaik's classifications. I hope it is clear. Anywhere if you feel stuck or anything, please do tell me, क्योंकि मुझे पता है ये काफ़ी टेक्निकल चीज़ें होती है, याद रखना मुश्किल है, बट दे आर इम्पॉर्टेंट। ओके, फिर हम आते हैं जॉन हैरिस बोल के एक इंसान ने, उन्होंने भी अग्री किया अपनी फील्ड वर्क तमिलनाडु में इनकी फील्ड वर्क थी, और उन्होंने ये अग्री भी किया कि हाँ, इंडिया में कैपिटलिस्ट क्लास स्ट्रक्चर फॉलो हो रही है इंडियन एग्रीकल्चर में। ठीक है, और उन्होंने डेफिनेशन भी दिया कि दीज क्लासेस आर अकॉर्डिंग टू 2 क्राइटेरिया, साइज ऑफ प्रोडक्शन रिसोर्सेज, कितना बड़ा, चाहे लैंड हो, मशीन्स आपके पास कितनी है, यू नो, जो रिसोर्सेज होते हैं लोगों के पास वो कितना है आपके पास। सेकेंडली, इन रिलेशन टू द हाउस होल्ड लाइवलीहुड रिक्वायरमेंट्स एंड लेबर रिलेशंस, क्या आपके खुद के फैमिली के मेम्बर्स ही जाके काम कर रहे हैं खेती पे, या फिर यू नो आपके फैमिली कुछ दूसरी काम करती है, उससे भी डिफाइन हो सकता है कि आपका फैमिली गरीब है कि अमीर। यस, सो बेस्ड ऑन दैट उन्होंने हमें 4 क्लासेस दिया। नंबर 1, कैपिटलिस्ट फार्मर्स, यस, जो मार्केट के लिए प्रोड्यूस करते हैं। कुछ होते हैं रिच पेजेंट्स, कुछ इंडिपेंडेंट मिडिल पेजेंट्स, और कुछ होते हैं पुअर पेजेंट्स। नाउ इफ यू वांट यू कैन गो थ्रू द नोट्स ऑफ जॉन हैरिस, बट ट्रस्ट मी ऑल दीज डिटेल्स माइट नॉट बी इम्पॉर्टेंट, जैसे अशोक रुद्रा या उत्सा पटनायक में था। अगर आप सिर्फ ये 4 नेम्स ऑफ द क्लासेस दैट ही टॉक्स अबाउट अगर आप वो याद रखेंगे, दैट शुड बी मोर देन एनफ। ओके, clear? Okay, I have a question. Ma'am, is full-time laborer like bonded laborer? Might not be. Like in the older times, we see the concept of bonded labor too much in India, especially feudal times में. पर आजकल के ज़माने में bonded labor आपको शायद ही मिलेगा. I mean, definitely it's illegal, but अगर अभी भी कहीं पे चल रहा हो, then we don't know. But it's not like bonded anymore. It's like proper मजदूर जो पूरा काम करता है, अपना पैसा लेता है, then goes back. Yes? Okay, so just remember these 4 types. अब इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये माना कि इंडियन एग्रेरियन स्ट्रक्चर में कैपिटलिज्म अभी तक नहीं आया है। दैट मीन्स अभी भी हम लोग सेमी फ्यूडल स्टेज में ही अटके हुए हैं। जैसे मार्क्स में हमने पढ़ा था कि फ्यूडलिज्म के बाद आता है कैपिटलिज्म, राइट? बट सम पीपल डू अग्री कि नहीं, अभी भी हम लोग सेमी फ्यूडल में हैं। और इस चीज़ को अग्री करने में सबसे इम्पॉर्टेंट इंसान जो है इज़ दिस इकोनॉमिस्ट कॉल्ड अमित भादुड़ी। ओके, अमित भादुड़ी ने 1970 में 26 विलेजेस की स्टडी की थी इन वेस्ट बंगाल, और उन्होंने कहा कि नहीं, अभी भी इंडियन विलेजेस सेमी फ्यूडल है, कैपिटलिज्म नहीं आया। अब सेमी फ्यूडलिज्म का क्या है मतलब देख लेते हैं। द एग्जिस्टिंग रिलेशंस ऑफ द प्रोडक्शन हैव मोर इन कॉमन विद क्लासिक फ्यूडलिज्म ऑफ मास्टर एंड सर्फ टाइप रिलेशन, जहाँ पे एक लैंडलॉर्ड है जो मास्टर है आपका, और आप उनके ज़मीन पे काम करते हैं, आप उनके लिए उनके सर्फ हैं, जो पुराने टाइम में फ्यूडलिज्म में फॉलो होती थी। एंड ही सेज कि इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म से अभी भी कोई सिमिलैरिटी नहीं है इंडिया में। ओके, सो ये चीज़ आते हैं गाइज एग्जाम में क्वेश्चन, किसने कहा था सेमी फ्यूडलिज्म अभी भी फॉलो हो रहा है, किसने कहा था कैपिटलिज्म हो रहा है। यस, नाउ ही लिस्टेड 4 prominent features of these semi-feudal relations. एक होता है शेयर क्रॉपिंग। आई होप आप लोगों को शेयर क्रॉपिंग का मतलब पता है। शेयर क्रॉपिंग में क्या होता है, मान लो मैं लैंडलॉर्ड हूँ और मेरे फील्ड में 4 लोग काम कर रहे हैं, और उनके काम करने के बाद 10 किलो राइस प्रोड्यूस हुआ, तो शेयर क्रॉपिंग में मैं उनको सैलरी नहीं दूंगी, उसी प्रोड्यूस में से कुछ पार्ट वो ले जाएंगे और बाकी पार्ट मुझे दे देंगे। ओके, दैट इज कॉल्ड शेयर क्रॉपिंग। परपेचुअल इनडेटेडनेस ऑफ स्मॉल टेनेंट्स, ही सेज कि अभी भी ये छोटे मोटे जो किराएदार होते हैं वो अभी भी पे नहीं कर पाते हैं रेंट। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 2 मोड्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, नेमली
and land ownership in the hands of the main economic class, the same economic class which is the land owners. So काफ़ी सारा exploitation है, पर अभी भी ये features feudalism के साथ match हो रही है. Now please focus on this. So अमित भादुड़ी का उतना ही आपको याद रखना है कि उन्होंने अग्री किया था सेमी फ्यूडलिज्म पे. प्रधान प्रसाद बोल के और एक इंसान आते हैं जिन्होंने भादुड़ी को सपोर्ट किया बेस्ड ऑन हिज फील्ड वर्क्स इन पूर्णिया, सहरसा, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार. और वहाँ पे स्टडी करने के बाद उनको दिखा कि हाँ, कहीं ना कहीं अमित भादुड़ी सही बोल रहे थे. यस, उन्होंने भी 3 हमें क्लासीफाई करके 3 डिविजन्स दिया: टॉप पेजेंट्री, मिडिल एंड पुअर पेजेंट्री, एग्रीकल्चरल लेबरर्स. तो एक ट्राइंगल की तरह हो जाएगा. सबसे ऊपर रिच वाले हैं टॉप पेजेंट्री, उसके बाद मिडिल एंड पुअर पेजेंट्री और लास्ट में एग्रीकल्चरल लेबरर्स. याद रखना गाइज, ये एग्रीकल्चरल लेबरर्स हमेशा लोएस्ट में आते हैं. ओके, बिकॉज दे आर द मजदूर क्लास, जो हम लोग डैनियल थॉर्नर में भी देखेंगे. ओके, इज दैट क्लियर? Now, yes, very good. Now let us look at some of important categories by Daniel Thorner. Now Daniel Thorner से question सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछी जाती है, नेट में भी काफ़ी पूछी गई है. So obviously all of you should be aware of the categories by Daniel Thorner. उन्होंने 3 categories हमें दिए थे, which are मालिक, किसान और मजदूर. बट इनकी क्राइटेरिया क्या है, किस बेसिस पे उन्होंने क्लासीफाई किया? इफ़ यू वांट टू रीड यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड हैव अ लुक. मालिक यानी कि प्रीडोमिनेंटली द लैंड ओनर्स. किसान जो वर्किंग पेजेंट्स होते हैं, थोड़ा बहुत उनके पास खुद की लैंड भी होती है. मजदूर एकदम से वो लोग हो गए जिनके पास कुछ नहीं है लेकिन वो दूसरों के लैंड्स में काम करते हैं. इज़ दैट क्लियर? यस. सो मालिक, किसान, मजदूर, प्लीज़ रिमेंबर. नाउ तो यहाँ पे थोड़ा बहुत, अब तक हमने 1969, 70 इस टाइम पीरियड पे हम देख रहे हैं. तो उसी टाइम पीरियड पे, इफ़ यू पीपल आर अवेयर, इंडिया में एक बहुत फेमस रेवोल्यूशन हुआ था एग्रीकल्चरल सेक्टर में, जिसे हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं. लेकिन बहुत स्टूडेंट्स इस पे गलती करते हैं. आई रिमेंबर अभी कुछ साल पहले ये नेट में भी क्वेश्चन पूछा गया था. मैं ये पूछना चाहती हूँ कि लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू नो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन हम किसे मानते हैं. देखो, इस क्वेश्चन के 2 आंसर्स हो सकते हैं. अगर सिर्फ फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन पूछा जाए तो आंसर हमारा कुछ और होगा. लेकिन अगर पूछा जाए कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, तो फिर हमारा आंसर चेंज हो जाएगा. बट लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन आंसर. यस, अगर इंडियन सोसाइटी या फिर इंडिया स्पेसिफाई किया जाए तो हम जाएंगे MS स्वामीनाथन के साथ. ओके, लेकिन अगर इंडिया मेंशन ना हो, यानी कि सबसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन का आइडिया हम किससे पाते हैं, तो इसका आंसर हमारा चेंज हो जाएगा. यस, वेरी गुड. मोस्ट ऑफ यू हैव गिवन करेक्ट आंसर. नॉर्मन बोरलॉग. इट्स समथिंग लाइक दिस ओनली स्पेलिंग, मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं है, बट नॉर्मन बोरलॉग. और इंडिया में इट इज MN स्वामीनाथन. नाउ ग्रीन रेवोल्यूशन में हमें पता है क्या हुआ था. देयर वेर इंट्रोड्यूस्ड सम हाई यील्डिंग सीड्स, जिसे हम लोग HYV सीड्स भी बोलते थे. यस, नाउ HYV सीड्स को इंट्रोड्यूस किया गया था मार्केट में, जहाँ पे इन सीड्स से प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी. लेकिन बहुत लोगों ने ये नहीं रियलाइज़ किया कि ग्रीन रेवोल्यूशन के आने के बाद बहुत सारा प्रॉब्लम्स भी हुआ, बिकॉज दीज HYV सीड्स आर वेरी एक्सपेंसिव. यस, तो जो छोटे मोटे फार्मर्स थे वो अफोर्ड नहीं कर पाए. बहुत फार्मर्स ने लोन लिया, लोन लेके उन चीज़ों को ख़रीदने की कोशिश की, बट उनका लॉस में चला गया. कुछ लोगों का प्रोड्यूस हुआ नहीं एज मच एज यू नो दे हैड इमेजिन्ड इट टू बी. सो ग्रीन रेवोल्यूशन में हम देखते हैं 1960s 70s में इंडिया में, चाहे UP हो, पंजाब, a lot of these places did apply ग्रीन रेवोल्यूशन का आइडियाज़. लेकिन इसके जो रिजल्ट्स थे वो काफ़ी मिक्स थे. तो सोशल मोबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग थोड़ा बहुत इसके बारे में देखेंगे. बट जनरली जब मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ इम्पैक्ट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, मैं ये कुछ मेजर वाले इम्पैक्ट्स आपको बताती हूँ, एंड दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर एनी एग्ज़ाम. नंबर 1, it created a lot of class disparity. Try to understand. इसका मतलब है, जैसे मैंने कहा, जो ऑलरेडी अमीर फार्मर्स थे
उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ बिकॉज उनके पास ये रिसोर्सेज थे। पर जो गरीब फार्मर्स थे उन लोगों को बहुत सारा नुकसान लेना पड़ा बिकॉज एज आई सेड दे कुड नॉट अफोर्ड, बहुत सारे लोगों के पास वो रिसोर्सेज थी भी नहीं। नंबर 2, रीजनल डिस्पैरिटी। कुछ स्टेट्स में लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ, स्टेट्स के बीच भी डिसबैलेंस आ गया, कुछ स्टेट्स में बिल्कुल फ़ायदा नहीं हुआ। यस, लेकिन इसका एक पॉजिटिव एंगल भी है। जैसे पुराने ज़माने में एग्रेरियन लेबर में भी लोग कास्ट देख के लोगों को एम्प्लॉय करते थे। ड्यू टू द ग्रीन रेवोल्यूशन, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे जो मेथड है वो कंप्लीट कॉरपोरेट था कैपिटलिज्म की तरह, तो यहाँ पे कास्ट बेस्ड डिस्पैरिटी काफ़ी कम हो गया था व्हेन पीपल वेर रिक्रूटिंग लेबरर्स। कास्ट के आधार पे जो डिस्पैरिटीज़ थी वो काफ़ी कम हो गई थी बिकॉज पीपल वेर रिक्रूटिंग लेबरर्स इररिस्पेक्टिव कि आपका कास्ट क्या है। आपको काम करना है मेरे फील्ड पे, आप कर सकते हो। यस, क्लियर? यस, वेरी गुड। सो दिस यू हैव टू रिमेंबर, दिस इज़ अ पॉजिटिव एंगल। और ये बहुत बार असर्शन रीजनिंग में आता है एग्जाम में। स्टूडेंट्स को लगता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बढ़ गया। नो, बिकॉज वेन एवर देर इज़ अ कॉर्पोरेटाइजेशन, कहीं ना कहीं टू सम एक्सटेंट पीपल स्टार्ट फोकसिंग मोर ऑन द प्रोडक्टिविटी एस्पेक्ट रादर देन दीज कल्चरल थिंग्स लाइक कास्ट। आई एम नॉट जनरलाइजिंग, बट इन ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्सचुअली हम लोग इसे देखते हैं। यस, सो प्लीज रिमेंबर, ऑल राइट। नाउ अपार्ट फ्रॉम डैनियल थॉर्नर जिन्हें हमने पढ़ा, डी.एन. धनागड़े भी इंडिया में बहुत फेमस हैं क्योंकि उन्होंने एग्रेरियन क्लासेस को 5 क्लासेस में डिवाइड किया। जनरली स्टूडेंट्स इसको याद करने में काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है, इसलिए मैं जनरली स्टूडेंट्स को ये कहती हूँ कि आप लोग देखो, लैंडलॉर्ड्स का एक अलग से कैटेगरी बना लो, रिच पेजेंट्स, मिडिल पेजेंट्स, रिच टेनेंट्स, पुअर पेजेंट्स। तो हो गए हमारे 5 क्लास। देखो, लैंडलॉर्ड्स को अलग रख दिया, पेजेंट्स में 3 कैटेगरी है, रिच, मिडिल, पुअर और रिच टेनेंट यानी कि जो किराएदार। तो इस तरीके से आप ये डी.एन. धनागड़े के जो 5 मेजर टाइप्स है वो आप आसानी से याद कर सकते हो। यस, इज दैट क्लियर? नाउ सोशल मोबिलिटी की बात जब भी हम करते हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, जो सबसे पहला वर्ड हमारे दिमाग में आता है इज द वर्ड कॉल्ड संस्कृताइजेशन। यस, नाउ अ लॉट ऑफ यू एज स्टूडेंट्स इन माई क्लास माइट बी अवेयर ऑफ संस्कृताइजेशन एज अ थियरी, लेकिन बहुत बार स्टूडेंट्स इन छोटे मोटे डिटेल्स में वो भूल जाते हैं क्या है क्या नहीं। तो उन छोटे मोटे डिटेल्स को हम लोग देखने वाले हैं अभी, बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल संस्कृताइजेशन, द मोस्ट ट्रेडिशनल पार्ट ऑफ सोशल मोबिलिटी इन इंडियन सोसाइटीज। ना कुछ बेसिक्स तो आप लोगों को पता ही है, जैसे हमने कल के क्लास में भी देखा था। व्हाट हैपेंस इन संस्कृताइजेशन? जो पहले के टॉप 3 कास्ट्स हैं, दैट इज ब्राह्मण, क्षत्रियस एंड वैश्यस। मैंने आपको कल के क्लास में पढ़ाया भी था कि इन तीनों को हम द्विज कास्ट भी बोलते हैं। यस, तो हमारा चौथा हो गया शूद्र कास्ट। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड संस्कृताइजेशन। क्यों ये शूद्र कास्ट इन तीनों कास्ट को एक रेफरेंस ग्रुप मानता था? मैंने लास्ट मंथ आप लोगों को रेफरेंस ग्रुप जैसे कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए हैं डिटेल में, आई होप आप लोगों को याद है। रेफरेंस ग्रुप इसलिए मानता था इन तीनों को और इनके लाइफस्टाइल को कहीं ना कहीं कॉपी करने की कोशिश करता था। Now you have to understand the logic behind this because we know कि इंडिया बहुत ही कास्ट रिडन हुआ करता था। जो इनकी स्टेटस है सोसाइटी में वो काफ़ी लो होती थी। Now we know कि कास्ट को तो हम चेंज नहीं कर सकते। एट मैक्स आपकी जो स्टेटस है, जो आपकी पोजीशन है सोसाइटी, उसको आप ऊपर ला सकते हो लोगों के आंखों के सामने अगर आप इनके लाइफस्टाइल को कॉपी करना शुरू करोगे। यस, so therefore Sanskritization allows you only for a positional
पोजिशनल मोबिलिटी, नॉट तो ये चीज़ हमेशा याद रखना, अगर कोई भी क्वेश्चन आए संस्कृताइजेशन रिलेटेड, ये सिर्फ और सिर्फ पोजिशनल या फिर कल्चरल मोबिलिटी होता है। कास्ट सिस्टम में कोई बदलाव नहीं आता है। आई एम रिपीटेडली सेइंग, यहाँ पे कोई भी स्ट्रक्चरल मोबिलिटी नहीं होती है। ओके लोगों के सामने आपका पोजीशन या स्टेटस बढ़ेगा या फिर कल्चर वाइज लोग आपको ज़्यादा रिस्पेक्ट देंगे, बिकॉज यू स्टार्ट फॉलोइंग द लाइफ स्टाइल ऑफ दीज द्विज कास्ट्स हु आर मोर रिस्पेक्टेड इन दैट सोसाइटी, दैट इज ब्राह्मण, वैश्यस एंड क्षत्रियस। यस, तो इसे हम लोग एक तरीके का रेफरेंस ग्रुप बिहेवियर भी बोलते हैं। ऑल राइट, सो प्लीज रिमेंबर दिस। नाउ कुछ डिटेल्स हम लोग देख लेते हैं। संस्कृताइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे लोअर हिंदू कास्ट, कोई भी ट्राइबल ग्रुप या दूसरे कम्युनिटीज़ भी हायर द्विज कास्ट या ट्वाइस बॉर्न कास्ट के लाइफस्टाइल को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। यस, जैसे कि कुछ फेमस हो गए वेजिटेरियनिज्म, हायर कास्ट के लोग वेजिटेरियन होंगे तो आप भी उनकी तरह बन जाओ। टीटोटैलिज्म यानी कि अल्कोहल वगैरह ना पीना। यस, सो दीज आर सर्टेन एग्जाम्पल्स। हाउएवर इसी कॉन्टेक्स्ट में आपको दो और कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये तो हमें पता है कि ये श्रीनिवास से हमें मिला है, हम लोग देख लेंगे डिटेल्स, बट आई वॉन्ट टू टीच यू पीपल दिस थिंग। बहुत सारे जगहों में क्या हो रहा था, लोग स्पेशली द लोअर कास्ट वेर रिजेक्टिंग द सुपीरियोरिटी ऑफ द ट्वाइस बॉर्न कास्ट, जैसे कोडीज ऑफ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश हु वुड रिफ्यूज वाटर फ्रॉम ब्राह्मण्स। इस चीज़ को कहा गया डीसंस्कृताइजेशन। ध्यान से समझो डीसंस्कृताइजेशन का मीनिंग। जब आप रिजेक्ट करोगे या फिर आप चैलेंज करोगे हायर कास्ट को कि नहीं, मुझे नहीं फॉलो करना है आपका लाइफस्टाइल, इसे कहा गया डीसंस्कृताइजेशन, जो कॉन्सेप्ट हमें दिया डीएन मजुमदार ने। ओके, रीसंस्कृताइजेशन ऑन द अदर हैंड वाज हैपनिंग, जहाँ पे कुछ लोग जो स्पेशली हायर कास्ट या फिर के लोग थे वो फिर से पुराने सांस्कृतिक लाइफस्टाइल को फिर से लेने की कोशिश कर रहे थे। फॉर एग्जांपल, ब्रिटिश के आने के बाद बहुत सारे हायर कास्ट के लोग पुराने वैदिक लाइफस्टाइल को भुला के ब्रिटिश वे ऑफ लाइफस्टाइल को ले रहे थे। उनमें से कुछ लोग अपने आप को रीसंस्कृताइज कर रहे थे, यानी कि दे वर अगेन गोइंग बैक टू दोज वैदिक सांस्कृतिक टाइम्स। यस, वेरी गुड, आई होप इट इज़ क्लियर। डीसंस्कृताइजेशन रिलेटेड कोई थिंकर का नाम नहीं है, बट डीसंस्कृताइजेशन इज मजुमदार। याद रखना है, व्हेन यू चैलेंज और रिजेक्ट द हायर कास्ट्स वे ऑफ लाइफ। नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ संस्कृताइजेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोफेसर एम एन श्रीनिवास। कौन सी किताब में क्या था, प्लीज रिमेंबर, डू नॉट कंफ्यूज रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्ग्स ऑफ साउथ इंडिया। कभी भी कंफ्यूज नहीं करना है दूसरे किताब के साथ। यस, क्लियर। और एक चीज़ याद रखना, सबसे पहले उन्होंने ना इस टर्म को ब्राह्मणाइजेशन बुलाया था, बिकॉज उनको लगा था कि लोग सिर्फ ब्राह्मण्स के लाइफस्टाइल को कॉपी कर रहे थे, बट बाद में ही चेंजेस द वर्ड ब्राह्मणाइजेशन टू संस्कृताइजेशन, बिकॉज ही सॉ कि सिर्फ ब्राह्मण्स नहीं लेकिन टॉप के तीनों कास्ट ग्रुप्स के चीज़ों को फॉलो की जा रही थी। ओके, इज दैट क्लियर? नाउ ये संस्कृताइजेशन का डेफिनेशन डायरेक्ट श्रीनिवास का है, देख लेते हैं। काफ़ी बार एग्जाम में आपको डेफिनेशन दे के आपको ये भी पूछा जा सकता है कि किसकी डेफिनेशन है। यस, संस्कृताइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच अ लोअर कास्ट और ट्राइब और एनी अदर ग्रुप चेंजेस इट्स कस्टम्स, रिचुअल्स, आइडियोलॉजी एंड वे ऑफ लाइफ इन द डायरेक्शन ऑफ अ हायर और मोर ऑफनली नोन एज ट्वाइस बॉर्न कास्ट और अ द्विज कास्ट। यस, ओके, वेरी गुड। नाउ लोअर कास्ट ग्रुप्स तो अपने आप को संस्कृताइज कर रहे थे, पर हायर कास्ट वालों का क्या, जैसे हमने देखा हायर कास्ट क्या कर रहे थे, अपने आप को कर रहे थे वेस्टर्नाइज, क्योंकि उस पॉइंट पे जैसे मैंने कहा इंडिया में ब्रिटिश थे, तो वो लोग किसे रेफरेंस ग्रुप मान रहे थे, ब्रिटिश को, वो ब्रिटिश की तरह बनना चाहते थे। यस, सो उन्होंने डिफाइन भी किया, ही सेज कि 150 इयर्स ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के बाद ज़्यादातर जो हायर कास्ट वाले लोग थे वो अपने सोसाइटी कल्चर को काफ़ी ज़्यादा चेंज कर रहे थे एज पर द आइडियोलॉजी एंड वैल्यूज़ ऑफ द ब्रिटिश पीपल।
ओके सो जिस तरीके से संस्कृताइजेशन में हायर कास्ट ग्रुप्स लोअर कास्ट के लिए रेफरेंस ग्रुप थे, सिमिलरली ब्रिटिश वेर द रेफरेंस ग्रुप फॉर द हायर कास्ट पीपल बिकॉज दे वेर कॉपिंग देयर लाइफ स्टाइल. यस, very good, clear. Okay, now the next concept that we are going to look at in terms of agrarian class caste is the famous concept of dominant caste. Now dominant caste के बारे में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जानते हैं, लेकिन डिटेल्स में फिर से गलती हो जाती है, तो हम लोग थोड़ा डिटेल में जाएंगे और आपको ये भी समझना है कि डोमिनेंट कास्ट, द वर्ड और द थियोरी ऑफ डोमिनेंट कास्ट इसलिए आया बिकॉज श्रीनिवास नोटेड कि हर जगह जो हाईएस्ट कास्ट के लोग हैं दे डोंट रियली हैव द मोस्ट अमाउंट ऑफ पावर, या फिर उनकी स्टेटस इतनी नहीं होती है सोसाइटी में जैसे हमने किताबों में पढ़ा है. रियलिटी में कुछ और ही है, कुछ दूसरे कास्ट भी काफ़ी पावरफुल है. तो उन कास्ट को समझने के लिए ही गिव्स अस द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंट कास्ट. और ये भी अगर आपको याद रखना है कौन से किताब में दिया था, याद रखना उन्होंने जब रामपुरा विलेज में फील्ड वर्क किया उसके बाद वो स्टैनफोर्ड चले गए थे उस फील्ड वर्क पे किताब लिखने के लिए, लेकिन वी ऑल नो व्हाट हैपेंड, उनकी जितने भी फील्ड नोट्स थी वो आग में जल जाती है. एंड दैट्स द रीज़न ही कॉल्स द बुक द रिमेंबर्ड विलेज, क्योंकि उन्होंने जो भी चीज़ें लिखी थी वो अपने मेमोरी से लिखी थी बिकॉज मोस्ट ऑफ हिज नोट्स वेर बर्न्ड इन दैट प्रोसेस. ओके, सो द रिमेंबर्ड विलेज, इसलिए रिमेंबर्ड वर्ड आता है. द रिमेंबर्ड विलेज किताब में उन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम डोमिनेंट कास्ट के बारे में हमें कहा. ओके, सो एक बार देख लेते हैं व्हाट आर दीज कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या है डोमिनेंट कास्ट के. प्लीज़ गाइज, मैं बहुत बार स्टूडेंट्स को कहती हूँ ये 6 फीचर्स आपको बाय हार्ट करना है. ओके, सबसे पहला है इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर. किसी भी जगह में आप चले जाओ, किसी भी गांव में चले जाओ, कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिनके पास इकोनॉमिक पॉलिटिकल पावर दोनों बहुत ज़्यादा होती है. यस, बट साथ ही साथ ये इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं. आपका रैंक जो है कास्ट हायरार्की में वो हाई होना पड़ेगा, विच ही ऑल्सो कॉल्स रिचुअल हायरार्की. मान लो आप लोअर कास्ट से हैं तो आप नहीं बन सकते डोमिनेंट कास्ट. डोमिनेंट कास्ट के लिए भी आपको टॉप 3 कास्ट्स में से होना पड़ेगा. ओके, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ, यानी कि उस गांव में आपके कम्युनिटी के लोग बहुत सारे होने पड़ेंगे. नंबर 3, आपके पास लैंड भी होना पड़ेगा. एज वी नो कि इंडिया में ज़मीन की जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा है, और अगर आपके पास ज़मीन है देन यू आर पावरफुल. देन वी हैव एजुकेशन, आपके पास वेस्टर्न एजुकेशन होनी पड़ेगी, ऐसे अनपढ़ होने से नहीं होगा. एडमिनिस्ट्रेशन या अर्बन सोर्सेज ऑफ इनकम भी होने पड़ेंगे. आपके फैमिलीज़ में कुछ लोग ऐसे हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते हैं या शहरों में काम करते हैं. एंड देन These are roughly the features of dominant caste. साथ ही साथ उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स भी दिया था कि कौन से जगह में आपको कौन से डोमिनेंट कास्ट मिलेंगे. जैसे मैसूर विलेजेस में लिंगायत्स एंड ओक्कालिगास, आंध्र प्रदेश में रेड्डी काम्मा, तमिलनाडु में गुंडर, पदयची, मुडलियर, केरला में नायर, महाराष्ट्र में मराठा, गुजरात में बनिया पाटीदार, नॉर्दर्न इंडिया में राजपूत, जाट, गियार, आहेर. These are certain famous dominant caste examples that were given by Srinivas. Okay, clear? I hope it's clear, guys. It's a very important concept related to our exam. Now, सोशल मोबिलिटी अर्बन क्लासेस में यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में कैसे हो रहे थे. एग्रेरियन में तो काफ़ी कुछ हमने देख लिया. ना इंडिया में जैसे हम ये जानते हैं कि इंडिया में अर्बनाइजेशन का प्रोसेस काफ़ी लेट शुरू होता है. काफ़ी सारे लोग जैसे वेस्टर्न सोसाइटी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में के आने से ही अर्बनाइजेशन शुरू हो गया था. इंडिया में काफ़ी लेट होता है. देयरफॉर इंडिया में एक लिमिटेड कैपिटलिस्ट या बुर्जुआ क्लास आपको दिखा होगा उस टाइम पे, बिकॉज बहुत सारे कम लोगों को ही उतना सारा रिसोर्सेज मिल रहा था. ज़्यादातर जो लोग थे वेर एंटरप्रेन्योर्स, ट्रेडर्स, शॉपकीपर्स. यस, एक नया प्रोफेशनल क्लास भी आया ब्रिटिश के आने के बाद, जहाँ पे प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे इंजीनियरिंग, मेडिकल, ये सब चीज़ें ब्रिटिश इंट्रोड्यूस करने के बाद एक प्रोफेशनल क्लास आया जैसे लॉयर्स, IAS, IPS, मेडिकल, इंजीनियरिंग एट्सेट्रा. और ज़्यादातर जो इंडिया का वर्किंग क्लास है ज़्यादातर जो इंडियन पॉपुलेशन उस टाइम पे था वेर वर्किंग क्लास. एंड वी नो कि वर्किंग क्लास पे काफ़ी सारा इम्पॉर्टेंट किताब सबसे पहले हम लोग राधा कमल मुखर्जी से देखते हैं. राधा कमल मुखर्जी गिव्स अस वन ऑफ द फर्स्ट
मेजर स्टडीज़ ऑन द इंडियन मिडिल वर्किंग क्लास, उनकी फेमस किताब भी है, सो डू हैव अ लुक, क्योंकि राधा कमल मुखर्जी को वैसे भी आपको पढ़ना होता है। यस, जो छोटे मोटे लेबरर्स थे एग्रीकल्चर में, वो धीरे धीरे वर्किंग क्लास में शिफ्ट हो रहे थे, फैक्ट्रीज़ में काम करना शुरू कर रहे थे। सो उस तरीके से काफ़ी सारे लोगों का सोशल मोबिलिटी हो रहा था, क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल शहरों में आके बेहतर हो रही थी। यस, क्लियर? नाउ सोशल मोबिलिटी इन एग्रेरियन क्लासेस में क्या क्या रीजंस हैं, जैसे हमने देखा ऑलरेडी लैंड रिफॉर्म्स के बारे में। लैंड रिफॉर्म्स के बाद बहुत सारे लोगों को लैंड मिली, बहुत सारे लोगों को नहीं मिली, बट काफ़ी सारे लोगों का फ़ायदा हुआ था। ज़मींदार वाला जो क्लास है उसमें काफ़ी डाउनवर्ड मोबिलिटी हो गया, क्योंकि हमने देखा लैंड रिफॉर्म्स में ज़मींदारी सिस्टम को अबॉलिश कर दिया गया था, तो ज़मींदार के लिए ये काफ़ी सारा सोशल मोबिलिटी में काफ़ी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ गया। ग्रीन रेवोल्यूशन में किस तरीके से सोशल इनइक्वालिटी हुआ ये हमने देखा, कुछ लोगों को ज़्यादा फ़ायदा हुआ, कुछ लोगों को कम फ़ायदा हुआ, सम फार्मर्स बिकेम वेरी रिच, सम बिकेम पुअर, एट्सेट्रा। ओके, इसके अलावा एग्रेरियन, काफ़ी सारे ऐसे एग्रेरियन क्लासेस हैं जिनको सोशल मोबिलिटी मिली पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के लिए भी। जैसे हमें पता है इंडिया में बहुत फेमस मूवमेंट हुआ ओबीसी मूवमेंट अंडर द मंडल कमीशन। मंडल कमीशन ओबीसी मूवमेंट को देखता है, जहाँ पे बहुत सारे लोगों को सोशल मोबिलिटी मिली ड्यू टू द स्टेटस ऑफ ओबीसी, जो पहले नहीं था, एंड मोस्ट ऑफ दीज आर अ रिजल्ट ऑफ द पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑफ द अदर बैकवर्ड क्लासेस इन इंडिया। यस, क्लियर गाइज? नाउ सो बिफोर आई स्टार्ट विथ टुडेज, ऑलमोस्ट हमारा ज़्यादा नहीं है, ये हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन। बट मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहती हूँ गाइस, जब मैंने सिलेबस देखा आरपीएससी का, देयर आई रियलाइज्ड कि एक टॉपिक था हमारा वुमेन एम्पावरमेंट पे। यस, वुमेन एम्पावरमेंट, जेंडर रिलेशंस। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन लोगों ने मेरा फाउंडेशन क्लासेस का पीडीएफ पढ़ा है, आपको पता होगा कि ये सारे टॉपिक्स मैंने डिटेल में फाउंडेशन क्लास के पीडीएफ में पढ़ा दिया है। सो अगर आपने क्लासेस देखी है वेल एंड गुड, अगर आपने नहीं भी देखी है तो सिर्फ आप पीडीएफ भी रेफ़र कर सकते हो, और ये पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल अंतरा स्क्वाड में दिया हुआ है। यस, सो अगर आप फाउंडेशन क्लासेस देखोगे, एक पोर्शन आता है वहाँ पे विमेन एंड सोसाइटी बोल के, जहाँ पे मैंने डिटेल में डिस्कस किया है हिस्ट्री से लेके कि विमेन को लेके इंडिया में क्या क्या सोशल रिफॉर्म्स आई हैं, what was the famous committee which brings up a report called Towards Equality in 1972, then काफ़ी सारा चीज़ इंडिया में विमेन लेबर पार्टिसिपेशन रेशियो क्या है, सेंसस 2011 क्या बोलता है। सो इस पर काफ़ी सारा डेटा मैंने ऑलरेडी आप लोगों को फाउंडेशन क्लासेस में डिस्कस की है, सो प्लीज़ आप लोग वहाँ से रेफ़र कर सकते हो। यस, अगर आप लोगों को नहीं है, अगर आपने नहीं पढ़ा है, जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। फाउंडेशन क्लास की पीडीएफ मैं फ्री में प्रोवाइड करती हूँ मेरे टेलीग्राम अंतरा स्क्वाड में। तो अंतरा स्क्वाड को अगर आप लोग ज्वाइन करोगे, मैं वहाँ पे आप लोगों को फिर से फॉरवर्ड कर दूंगी वो पीडीएफ। आप लोग ये वुमेन एम्पावरमेंट और जेंडर रिलेशंस वाला टॉपिक वहाँ से पढ़ सकते हैं। यस, नाउ you have to search Antara Squad on Telegram. I cannot be sending you link. अगर आप स्पेलिंग सही से डालेंगे तो आपको चैनल मिल जाएगा, कोई स्पेस नहीं है अंतरा और स्क्वाड के बीच, साथ में ही आपको ज्वाइन करना है। ओके, नाउ कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैंने आप लोगों को फाउंडेशन क्लासेस में नहीं पढ़ाया था, विच इंक्लूड्स द फेमस टॉपिक ऑफ क्राइम अगेंस्ट विमेन। नाउ ये टॉपिक देखने में काफ़ी छोटा लगता है कि ठीक है क्या ही होगा इसके अंदर, बट काफ़ी सारा डिटेल है। स्पेशली जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ है फेमस लॉज। इंडिया में वो कौन से फेमस लॉज हैं जो क्राइम अगेंस्ट विमेन, सिर्फ विमेन को बचाता है, ऐसे कौन से लॉज हैं, रीजंस क्या है, क्यों इस तरीके के लॉज के आने पड़े इंडिया में। तो कुछ जो मेजर रीजंस हैं वो होते हैं, ऑफ कोर्स सबसे पहला इंपॉर्टेंट रीज़न इज़ डाउरी डेथ। फॉर दो स्टूडेंट्स हु डू नॉट नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डाउरी डेथ, इंडिया में इट्स एन इलीगल प्रैक्टिस ऑफ डाउरी की, जहाँ पे शादी के बाद आपको लड़के वाले को पैसे देने हैं। बहुत बार अगर आप पैसे नहीं दे पाते हो तो वो लोग लड़की को मार डालते हैं, एंड दोज डेथ्स, द मर्डर ऑफ द वाइफ बिकॉज शी वॉज नॉट एबल टू पे द डाउरी इज कॉल्ड डाउरी डेथ्स। Okay, is that clear? I hope you people are understanding the meaning behind dowry death. इसके वजह से बहुत सारा
लॉज भी हमें आते हुए दिखता है, हम लोग ऑब्वियसली देखेंगे। इंडिया में बहुत एंशियंट डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस था सती, जिसके खिलाफ हम लोग काफ़ी सारे लॉज ला चुके हैं। यस। Number 2 is female feticide. We know कि a lot of times in India, many states, these states are male oriented, यानी कि वो चाहते हैं कि उनको लड़का हो, they have a preference for the son, जिसकी वजह से बहुत सारे जगहों में फीमेल को फीटस रहते टाइम ही मार दिया जाता है, तो उसके खिलाफ भी there are laws। डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस के अगेंस्ट भी हमारे पास बहुत सारे लॉज हैं, तो हम लोग देख लेते हैं क्या है वो फेमस। बट इससे पहले कुछ ग्लोबल इनिशिएटिव्स भी देखते हैं, क्योंकि इंडिया से पहले ऑब्वियस सी बात है कि ग्लोबल इनिशिएटिव्स भी ली गई थी। एक बहुत फेमस है 1993 का यूएन डिक्लेरेशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। दूसरा है बीजिंग में जो 1995 में हुआ था, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन विमेन। तो ये दोनों जो फोर्थ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन विमेन, ये दो जो इवेंट्स थे ग्लोबल, दे हैड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इवन इन इंडिया, क्योंकि बहुत सारे टाइम्स ये जो बड़े बड़े ग्लोबल मिशंस होते हैं उनसे भी हम लोग इंस्पायर होके हमारे देशों में काफ़ी सारा चीज़ इम्प्लीमेंट करते हैं। यस। नाउ let's focus on the class. Again, I'm repeatedly saying please do not disturb me with unrelated queries in class. If you have any doubts related to this class, then you can ask. Now, so कुछ फेमस हमारे लॉज हैं जो क्राइम अगेंस्ट विमेन को कम करता है, लेकिन इसमें 3 कैटेगरीज आते हैं। एक लॉज जो इंडियन पीनल कोड यानी कि आईपीसी के अंदर आते हैं, एक जो क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड सीआरपीसी के अंदर, एक इंडियन एविडेंस एक्ट आईईए के अंडर। ओके, आईपीसी के अंडर कौन से आते हैं देख लो, प्लीज़ पे अटेंशन, बिकॉज ये आते हैं एग्जाम में। रेप, किडनैपिंग एंड एब्डक्शन, आप किसी को मार रहे हो डाउरी के वजह से, यस, किसी को आप टॉर्चर कर रहे हो मेंटल या फिजिकल, मोलेस्ट करना किसी को, सेक्सुअल हरासमेंट, इंपोर्टेशन ऑफ गर्ल्स यानी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग जिसे हम तस्करी बोलते हैं, तो ये सारे हमारे इंडियन पीनल कोड के अंडर आते हैं। कुछ स्पेशल लॉज भी हैं इंडिया में, हम लोग देखते वाले हैं उसके बारे में, लेकिन काफ़ी बार ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कुछ लॉज ऐसे हैं जिनके पीछे बहुत फेमस इवेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल, सती को एबॉलिश इंडिया में बहुत पहले ही कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं फेमस रूप कन्वर केस जो 1987 में हुआ था। यस, ये रूप कन्वर केस इतना रीसेंट था कि फिर से कमीशन ऑफ सती प्रिवेंशन एक्ट 1987 लाना पड़ा इंडिया में, जो बहुत बार एग्जाम में स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं। उनको लगता है कि ये सती प्रिवेंशन एक्ट है जो बहुत पुराना है, तो वो ईयर क्रोनोलॉजी में आप लोग गलत कर देते हैं, ये अलग है। इट्स द कमीशन ऑफ सती प्रिवेंशन एक्ट 1987 जो रूप कन्वर केस के बाद आया था। यस। द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में सबसे पहले डाउरी को इलीगल किया जाता है, जहाँ पे दोनों फैमिली को अगर आप डाउरी देते हुए पकड़े गए, डाउरी लेते हुए पकड़े गए, तो आपको वो मैटर लीगली लेना, हैंडल करना पड़ेगा। यस, लेकिन ये एक्ट जो है काफ़ी बार इसको अमेंड भी किया गया है। लेट मी सी इफ़ यू पीपल रिकॉल। यस, वेरी गुड। हाउ मेनी ऑफ यू नो कि ये एक्ट तो देखो सबसे पहले 1961 में आया, लेकिन डाउरी प्रोहिबिशन अमेंडमेंट एक्ट कब आया? फिर से अमेंड हुआ है 2 बार, याद रखना। एक बार हुआ 1984 में, दूसरी बार हुआ 1986 में। तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, वेदर दे आर आस्किंग अबाउट द ओरिजिनल डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट ऑफ 1961 और द डाउरी प्रोहिबिशन अमेंडमेंट एक्ट 1984-1986, प्लीज रिमेंबर। सो इसका डेफिनेशन भी इस एक्ट में दिया गया है। कोई भी ऐसा प्रॉपर्टी जिसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दिया जाएगा शादी के टाइम टू द अदर पार्टी बाय द पेरेंट्स ऑफ ईदर पार्टी, किसी को भी आप दे रहे हो, ये चीज़ इलीगल हो जाएगा। ओके, नाउ जो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है इन इंडिया इज़
द पोर्ट्रेल ऑफ इमेज ऑफ विमेन इन मीडिया, कि मीडिया में आप औरतों को कैसे दिखा रहे हो। इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है इंडिया में, द इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986, जहाँ पे आप किसी भी तरीके का इनडिसेंट यानी कि गलत तरीके का एडवर्टीजमेंट, किताब, पैम्फलेट, जहाँ पे औरतों को आप गलत नज़रियों से दिखा रहे हो, वो चीज़ आप नहीं कर सकते। 1986 का फेमस एक्ट है ये। ओके, क्लियर, वेरी गुड। नाउ one of the worst kinds of crimes against women is the misuse of science and technology। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इंडिया में क्यों आप ये चीज़ हमारा इलीगल है इंडिया में। जब कोई इंसान प्रेग्नेंट होता है तो आप उस बच्चे का जो जेंडर या मीन सेक्स है वो आप नहीं डिटरमाइन कर सकते। क्यों? बिकॉज इंडिया में साइंस टेक्नोलॉजी का काफ़ी सारा बुरा यूटिलाइज हुआ है, जहाँ पे लोग सेक्स या जेंडर को जानने के बाद दे एंड अप किलिंग द चाइल्ड इफ इट इज़ नॉट अ सन। सो उस चीज़ को रोकने के लिए हमारे इंडिया में टू स्टॉप फीमेल फिटिसाइड को कम करने के लिए हमारे पास ये फेमस एक्ट है जिसका नाम है, प्लीज रिमेंबर, प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स रेगुलेशन एंड प्रिवेंशन मिसयूज एक्ट ऑफ 1994, जिसे शॉर्ट फॉर्म में PNDT एक्ट भी कहा जाता है। ओके, इस एक्ट के आने के बाद आप डिटरमाइन नहीं कर सकते, यू कैनॉट आस्क द डॉक्टर कि आप बताओ कि बच्चे का सेक्स क्या है। ओके, नाउ औरतों की ट्रैफिकिंग या फिर तस्करी को रोकने के लिए वी हैव द फेमस इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1986। ध्यान दो, उसी टाइम पे इतने सारे एक्ट्स आ रहे थे, स्पेशली द वंस अगेंस्ट क्राइम अगेंस्ट वुमेन। तो ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए है इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1986। डोमेस्टिक वायलेंस पे फाइनली हमारा लॉ काफ़ी लेट आता है, वो है 2005 में, जहाँ पे जब अब्दुल कलाम हमारे प्रेसिडेंट हुआ करते थे उस टाइम पे 2005 में डोमेस्टिक वायलेंस को रोकने के लिए ये लॉ आया। बट यू पीपल ऑल्सो हैव टू नो कि डोमेस्टिक वायलेंस में किस चीज़ों को डोमेस्टिक वायलेंस मानी जाती है। प्लीज़ लुक एट दिस, इट कैन बी फिजिकल और मेंटल हार्म, sexual, verbal, emotional, economic abuse by a male member of the family or anybody living under the same roof. Okay? ये चीज़ आपको याद रखना है। डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ फिजिकल नहीं होता है, वो मेंटल हो सकता है, आप किसी को मेंटली टॉर्चर कर रहे हो, इकोनॉमिकली आप पैसा नहीं दे रहे हो, सेक्सुअली यू आर फोर्सिंग, वर्बली आप गाली दे रहे हो, इमोशनली मैनिपुलेट कर रहे हो। ऑल दीज थिंग्स फॉल अंडर द परव्यू ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। Yes, is that clear guys? So please remember, okay? The next is suppression of immoral traffic in women and girls act, जिसे शॉर्ट फॉर्म में सीता कहा गया है, जो 1956 में सबसे पहले आया था। बट जैसे हमने देखा फाइनली इसको फाइनलाइज किया गया है 1986 के इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट के थ्रू। बट वो आपसे इस लॉ के बारे में भी पूछ सकते हैं कि इससे पहले क्या था, सो यू माइट हैव सम आइडिया रिलेटेड टू दिस। नाउ हमें पता है कि 2013 में इंडिया में एक बहुत फेमस एक्ट आता है, दैट इज़ द सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। आप जहाँ काम करते हैं वहाँ पे किसी तरीके का सेक्सुअल हरासमेंट आपके साथ हो रहा है तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न है द फेमस कोर्ट केस ऑफ विशाखा एंड द स्टेट ऑफ राजस्थान। 1997 में क्या हुआ था, देयर वाज a very famous case at that point of time, जहाँ पे finally इस case को in the court we call as the Vishaka versus State of Rajasthan. Basically a woman was raped while she had gone for work, and this bludgeoned all sort of debates that we should have an act that should stop कि औरतें एटलीस्ट जहाँ काम करने जा रही हैं वहाँ फ्रीली जाए। तो किस तरीके के बिहेवियर को स्टॉप किया गया, जैसे कि आप कोई भी सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स नहीं बना सकते, फिजिकल कॉन्टैक्ट या एडवांसेस बनाना, पोर्नोग्राफी आप दिखा रहे हो या फिर आप डिमांड कर रहे हो सेक्सुअल फीचर्स, कोई भी इस तरीके का बिहेवियर जो सेक्सुअल हो नेचर में, ये सब बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। फाइनली उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक चीज़ याद रखना गाइज, ये जो लॉ है ना इसका नाम बहुत लंबा है, काफ़ी बार इस नाम से भी आपको कंफ्यूज करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, ब्रैकेट में 3 वर्ड्स आती हैं, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन
एंड रिड्रेसल एक्ट ऑफ 2013. ओके, दिसंबर 2013 में आया फॉलोइंग द विशाखा गाइडलाइंस. क्लियर? यस, वेरी गुड, आई होप इट इज क्लियर. नाउ कुछ ऐसे फंडामेंटल आर्टिकल्स, फंडामेंटल राइट्स और कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स के बारे में देख लेते हैं जो विमेन को एम्पावर करती हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज. एज आई एम सेइंग, ये एमसीक्यू एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो कुछ हम लोग डिटेल्स देख लेते हैं. देखो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है, जैसे कि आर्टिकल 51A एम्फसाइजेस द मॉरल ड्यूटी टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस दैट आर डेरोगेटरी टू वुमेन्स डिग्निटी. आर्टिकल 14, 15, 16 के बारे में हम यहाँ देखेंगे. जैसे आर्टिकल 15 एज अ होल ये एग्जाम में आता है, आप किसी भी तरीके का प्रोहिबिशन नहीं कर सकते किसी के साथ. So any sort of discrimination is not allowed under Article 15. आप किसी के साथ, चाहे बच्चे हो, women हो, SC, ST, किसी के साथ भी discriminate नहीं कर सकते. ओके, especially Article 15 ब्रैकेट में 3 empowers and makes special provisions for women and children. जबकि 15(1) में आप रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ डिस्कस कर सकते हो. लेकिन अगर एग्जाम में सिर्फ आर्टिकल 15 आपको पूछा जाए तो हम लोग इसी के साथ जाएंगे कि किसी भी डिस्क्रिमिनेशन अलाउड नहीं है. आर्टिकल 16 आपको इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी देता है, यानी कि सेक्स या जेंडर के बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती इन टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट. आर्टिकल 39A, 39D, 39A ensures economic justice and legal aid. Okay, Article 42 talks about the famous Maternity Benefit Act of 1961. अगर आप एक औरत हैं और आप काम के लिए जाते हैं तो मैटर्निटी के टाइम आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकती है. दिस इज लिस्टेड इन द मैटर्निटी बेनिफिट एक्ट ऑफ 1961 जो आर्टिकल 42 में दिखता है. ओके, also I have already told you about the article 51A. Please take screenshots if you want because these are very important data. ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज हमें पता है कि 1993 में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को फाइनली कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया जाता है. बट उसी टाइम में विमेन को भी एम्पावरमेंट मिली थी. क्यों? बिकॉज आर्टिकल 243D3, 243D4, 243T3 एंड 243T4 ने विमेन के लिए रिजर्वेशन डाल दी. ध्यान से पढ़ो. दीज आर्टिकल्स मैंडेट द रिजर्वेशन ऑफ 1/3 of the total number of seats to be filled by direct election in every panchayat and municipality for women. Additionally, 1/3 of the total number of offices of chairpersons also in panchayats and municipalities shall be reserved for women. So इस event को बहुत important event माना जाता है women empowerment के लिए. Okay, is this clear guys? बिकॉज 1993 में सिर्फ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज ही नहीं पर औरतों के लिए भी बहुत सारा चीज़ हमारे लिए बेहतर हो गया. क्यों? बिकॉज ऑफ द 1/3 रिजर्वेशन. 1/3 सीट जो है वो रिजर्व्ड हो गया फॉर विमेन इन दीज इम्पॉर्टेंट बॉडीज. ओके, नाउ द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे इज़ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया. ऑफ कोर्स मैं इस चीज़ को बहुत ब्रीफली आप लोगों को बता दूंगी बट सबसे पहले तो क्वेश्चन ये है कि स्टूडेंट्स को ये समझना पड़ेगा व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन का टाइम याद रखना हम लोग तभी से लाते हैं जहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा कंप्यूटर, इंटरनेट, इन सब का ज़माना हमारा आना शुरू होता है. तब से ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल हुआ. ग्लोबलाइजेशन में हम नेशन स्टेट्स के बाउंड्रीज़ को नहीं मानते हैं लेकिन इकोनॉमी, पैसा, नौकरी, इवन लोग आपस में बहुत सारे जगहों में, बहुत सारे कंट्रीज़ में बिजनेस वगैरह के लिए जा सकते हैं बिकॉज जो नेशनल बाउंड्री है वो आपको बंद नहीं करेगा. अगर आपका कंट्री ग्लोबलाइजेशन मान रहा है तो चाहे वो फिनेंशियल एक्सचेंज हो, कल्चरल एक्सचेंज हो, सब कुछ पॉसिबल हो सकता है. यस, और इंडिया में ग्लोबलाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट बन के आता है 1991 में. ऑफ कोर्स हम लोग देखेंगे 1991 में ऐसा क्या हुआ पर थोड़ा हम लोग देख लेते हैं व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन. It's a worldwide opinion that is divided in support and opposition of it. Globalization is derived from the term global, which implies
कवरिंग द होल ग्लोब, सो देयर इज़ नो बाउंड्री। आपको किसी को कॉल करना है जो दूसरे देश में है, आप आसानी से कर सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन मीन्स समथिंग दैट कवर्स और रिलेट्स द होल वर्ल्ड इंस्टेड ऑफ बीइंग कन्फाइंड टू ओनली योर कंट्री। यस, मॉडर्न साइंस टेक्नोलॉजी जैसे कंप्यूटर इंजीनियर की वजह से, इंटरनेट की वजह से ये पॉसिबल है, अदरवाइज़ ये पॉसिबल नहीं हो पाता। यस, हमें पता है कि ग्लोबलाइजेशन के बारे में काफ़ी सारे लोगों ने डेफिनेशंस दी हैं, बट रोलैंड रॉबर्टसन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। बट एक चीज़ याद रखना गाइज, ग्लोबलाइजेशन को कॉइन किसने किया था? ये वर्ड सबसे पहले कॉइन करते हैं थियोडोर लेविट बोल के एक इंसान ने। डू नॉट कंफ्यूज इट विथ रॉबर्टसन ने ऑफ कोर्स डिफाइन किया है that it is a concept that refers to the compression of the world and intensification of the consciousness of the world as a whole. ओके, कुछ फीचर्स भी हमें बताए हैं जहाँ पे ग्लोबलाइजेशन के आने के बाद लोगों का कम्युनिकेशन बनाना बहुत आसान हो गया है। जैसे मैंने कहा, आप इस कॉर्नर ऑफ द कंट्री से दूसरे वर्ल्ड के कॉर्नर में कम्युनिकेशन आसानी से बना सकते हैं। It tends to combine a market ideology with a corresponding material set of practices in the world of business. अगर आपको नौकरी के लिए बाहर जाना है दूसरे किसी देश में, आप जा सकते हो, बाहर से भी लोग अंदर आ सकते हैं। So all these restrictions that used to be there before, as very importantly जो हमारा नेशन स्टेट का बाउंड्री है, ग्लोबलाइजेशन से पहले ये चीज़ बहुत स्ट्रिक्टली माना जाता था। पर ग्लोबलाइजेशन के आने के बाद जो नेशन स्टेट बाउंड्री का कॉन्सेप्ट होता है, ये काफ़ी वीक हो जाता है, बिकॉज पीपल आर गिवन अ लॉट ऑफ फ्रीडम टू डू मैनी थिंग्स जो पुराने ज़माने में अलाउड नहीं था। ओके, नाउ nations having socialist economic system, mixed economy fail to achieve many targeted economic growth. Now ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि इंडिया में हमने 1991 में कुछ रिफॉर्म्स इनिशिएट किए थे, राइट? उन रिफॉर्म्स को बहुत सारे अलग अलग नाम से हम जानते हैं, जैसे स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम, या फिर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, यस, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, ऐसे बहुत सारे नाम से हम लोग जानते हैं। और एक नाम तो ये भी है एलपीजी। अब ये एलपीजी का मतलब गैस एलपीजी नहीं है, इट इज़ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ओके, पर क्यों इंट्रोड्यूस किया गया उस पॉइंट पे? इंडिया का ऐसा क्या हालत था? सो यू हैव टू रिमेंबर, उस टाइम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिंह राव थे और हमारे फिनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, एंड दे सॉ कि इंडिया का जो इकोनॉमिक सिचुएशन था वो बहुत वीक हो गया था, बहुत सारा डेट लोन्स हो गए थे, वी वर नॉट एबल टू रीपे, बहुत सारा इकोनॉमिक हम लोग क्या डेफिसिट में जा रहे थे, बहुत सारा उधारी हो गया था। सो देयरफॉर फाइनली इंडिया इंट्रोड्यूसेस इन 1991 द स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम, जहाँ पे बेसिकली जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, जिसे हम लोग शॉर्ट में IMF बोलते हैं, वहाँ से हम लोगों ने लोन लिया। पर IMF आपको फ्री में लोन नहीं देगा। IMF ने कहा कि ठीक है, हम आपको लोन देंगे, लेकिन आपको इकोनॉमी को खोलना पड़ेगा, बहुत सारे जो रेस्ट्रिक्शंस हैं उनको हटाने पड़ेंगे। जिस रेस्ट्रिक्शंस को हम लोगों ने शॉर्ट में कहा LPG, या फिर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ओके, सो क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे? जो इतना सारा रेगुलेशन और कंट्रोल था उनको हटाना, सो डी कंट्रोल एंड डी रेगुलेशन। फॉरेन गुड्स और इन्वेस्टमेंट्स को और भी ज़्यादा बढ़ावा देना, यस, मार्केट फ्रेंडली हो, पब्लिक एक्सपेंडिचर को कम करके प्राइवेटाइजेशन में ज़्यादा ध्यान दो। बहुत सारे जो पब्लिक ऑफिसेस थे उस टाइम पे प्राइवेटाइज हो गए, प्राइवेट कंपनीज़ ने उनको ख़रीद लिया। यस, लिमिटेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट, एडॉप्शन ऑफ अप टू डेट टेक्नोलॉजीज़ जो आपको प्राइवेट सेक्टर में दिखेगी। ना ग्लोबलाइजेशन जैसे हमने देखा कि बहुत सारे चीज़ें अलाउ करती है अक्रॉस द ग्लोब। इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं अर्जुन अप्पादुराई, जिन्होंने इसी कॉन्टेक्स्ट में कहा कि ग्लोबलाइजेशन में 5 तरीके का एक्सचेंजेस पॉसिबल है। एथनोस्केप, यानी कि लोग ग्लोबलाइजेशन के पास बहुत
कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कहीं भी जा सकते हो, नौकरी कर सकते हो। टेक्नोस्केप, हम लोग कहीं से भी कोई भी टेक्नोलॉजी उठा सकते हैं, यस, नॉट जस्ट लिमिटेड टू योर कंट्री। आइडियोस्केप, आप आइडियाज़ भी उठा सकते हैं। नंबर 4, फिनेंसकेप्स, मनी, फिनेंस, आप कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो, बैंक खोल सकते हो। मीडियास्केप, ग्लोबलाइजेशन के आने के बाद मीडिया में भी काफ़ी सारे चेंजेस आए। आप इंडिया में बैठ के हज़ारों चैनल्स देख सकते हो जो फॉरेन हैं, फॉरेन के लोग बैठ के इंडिया के चैनल, सीरियल्स, मूवीज़ देख सकते हैं। सो दीज आर सर्टेन वेरी फेमस स्केप्स गिवन बाय अर्जुन अप्पादुराई, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है याद रखना। ओके, नाउ कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं जो ग्लोबलाइजेशन के बाद काफ़ी इम्पैक्ट हुआ इंडिया में। क्या है, जैसे आजकल आपको इंटरनेशनल मार्केट मिल रही है, सिर्फ इंडियन प्रोडक्ट आपको यूज़ नहीं करना पड़ रहा है। अगर आप आसपास देखोगे, ज़्यादातर चीज़ें आपके ऐसे हैं जो बहुत फॉरेन कंपनीज़ के गुड्स हैं। यस, इंक्रीज़ इन फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट, जैसे हमने देखा कि आप दूसरे देश में इन्वेस्ट कर सकते हो, वो आपके देशों में इन्वेस्ट कर सकता है। फास्टर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, टीवी, इंटरनेट, जैसे मैंने कहा आप दूसरे देशों की चीज़ें आपके कंट्री में बैठ के देख सकते हो। आपके कंट्री में जो भी चीज़ें चल रही है, जैसे शाहरुख खान वगैरह इतने फेमस हैं दूसरे देशों में। यस, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हैज़ रिजल्टेड इन रिवर्स ब्रेन ड्रेन। ध्यान समझो, पहले क्या होता था, ब्रेन ड्रेन के कॉन्सेप्ट में ये देखा गया है कि इंडियंस ज़्यादातर जो थोड़े अच्छे होते थे पढ़ाई में एक्सेट्रा, वो बाहर चले जाते थे नौकरी में। लेकिन ग्लोबलाइजेशन के बाद इंडिया में ही इतना सारा अच्छे कंपनीज़, अच्छी नौकरी आपको मिल रहे हैं कि नॉट नेसेसरी सारे लोग फॉरेन जाएंगे, बहुत सारे लोग इंडिया में प्रेफर करते हैं काम करना। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, ग्लोबलाइजेशन के वजह से आप बड़े कंपनीज़ बना सकते हो लेकिन छोटे मोटे कॉस्ट में। तो पहले जितना पैसा लगता था उससे काफ़ी चीज़ें कम भी हो गई है। लेकिन कुछ इसके डीमेरिट्स भी हैं जो हमें इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन में पढ़ना पड़ता है, जैसे द आउटसोर्सिंग ऑफ जॉब्स टू डेवलपिंग कंट्रीज हैज़ रिजल्टेड इन लॉस ऑफ जॉब्स इन डेवलप्ड कंट्रीज एज वेल। नाउ दे आर फॉलोइंग प्रोटेक्शनिज्म, फॉर एग्जाम्पल USA इज रिस्ट्रिक्टिंग BPO जॉब्स। नाउ आउटसोर्सिंग ऑफ जॉब्स का मतलब ये है कि काफ़ी बार जो बड़े बड़े कंपनीज़ होते हैं वो चाहते हैं कि उनके कंपनी के छोटे मोटे काम हम चीपर देशों में करें, चीपर, जो ज़्यादा कम खर्चा लगेगा, जैसे इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन देशों में कम खर्चा लगेगा। जिससे क्या हो रहा है, डेवलप्ड कंट्रीज़ में आजकल छोटे मोटे जॉब्स नहीं मिल रहे हैं। उनके देशों के लोग अभी कंफ्यूज्ड है कि हम कहाँ जाएंगे जॉब करने, क्योंकि ये सारा छोटा मोटा काम इन देशों में बढ़ गया है। There is a greater threat of spread of communicable diseases. Now, the best example of this is COVID. COVID में हमें पता है कि किस तरीके से इंटरनेशनल जो टूरिस्ट थे, इंटरनेशनल जो लोग मतलब जो बाहर गए थे वो लौट रहे थे इंडिया में, वो लोग साथ में कोविड भी लेके आए। सो यू नो इट्स मच ईजियर अगर आप ऐसे किसी डेडली डिजीज़ के साथ आपको फेस करना पड़ा, तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से इट्स ईजियर टू कैच होल्ड ऑफ दैट एज वेल। देयर इज़ एन अंडरलाइंग थ्रेट ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस विद इमेंस पावर रूलिंग द ग्लोब। जैसे हमने ग्रीन रेवोल्यूशन में भी देखा कि ग्लोबलाइजेशन के बाद भी जो बड़े कंपनीज़ हैं उनका फ़ायदा हो रहा है, लेकिन जो छोटे मोटे कंपनीज़ हैं उनके लिए ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है। यस, जैसे मैंने कहा, ये अमीर देश छोटे मोटे कंट्रीज़ लाइक इंडिया, बांग्लादेश में नौकरी करवाते हैं लोगों से। आई हैव ऑल्सो गिवन दीज एग्जाम्पल्स बिफोर, लाइक दीज क्लोथिंग इंडस्ट्री लाइक ज़ारा, H&M, ये इनके सारे फैक्ट्रीज़ बांग्लादेश में होते हैं क्योंकि वहाँ पे चीप लेबर होती है। ग्लोबल टेररिज्म में भी काफ़ी चीज़ें बढ़ी है। एनवायरमेंटल कंसर्न्स भी बढ़ा है, सच एज इंक्रीज इन पोल्यूशन एट्सेट्रा। जितना ज़्यादा आप कैपिटलिज्म, मार्केटिंग, इंडस्ट्रीज बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा पोल्यूशन भी होगा। सो दिस इज कॉमन सेंस। ओके, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई थिंक हमें इंडियन सोसाइटी के लिए और एक क्लास की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज़ कुछ और टॉपिक्स हैं जैसे पोवर्टी, क्राइम रिलेटेड कुछ डेटा मैं शेयर करना चाहती हूँ, बट मोस्ट लाइकली वो क्लास मैं आप लोगों के साथ 3-4 दिन बाद लूँगी, बिकॉज़ टुमारो आई वांट टू फोकस मोर ऑन द मैराथन क्लास ऑन कल्चर। सो कल्चर वाला क्लास करेंगे हम लोग। उसके बाद इंडियन सोसाइटी का पार्ट 3 भी एक मैं लाऊँगी जो सारे एग्जाम्स के लिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। फिलहाल ये टॉपिक्स हमने कवर की है, बट आई एम रिपीटेडली सेइंग, आप ये मत
मत सोचो कि इंडियन सोसाइटी पे और एक क्लास नहीं आएगा, बिकॉज कुछ टॉपिक्स मैंने रख दिया है जिनको हम बाद में भी डिस्कस करेंगे। बट कल हम लोग मिलेंगे कल्चर के टॉपिक को पूरा कवर करने के लिए मेगा मैराथन क्लास में। सो बी रेडी, एंड इफ़ यू पीपल थिंक दिस क्लास हैज़ हेल्प्ड यू, प्लीज़ डू लाइक. It's really nice to see so many people awake at night and joining a night class. Thank you so much. I'll see you people tomorrow with the mega class on culture. In the meantime, if this class has helped you, please do give it a like. Okay, all right, I will resend the foundation class PDF on the group. Do download it and read the part on women and society. Bye everyone, and good night.